अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए फैलाव को रोकने के लिए मार्च में जो पाबंदियां लगाई गई वो पाबंदियां अब तकरीबन ख़त्म कर दी गई हैं। इस सिलसिले में आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें बड़े फैसले किए गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल काबू में है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के मुताबिक काबू में है, इसलिए अब पाकिस्तान में लॉकडाउन ख़त्म किया जा रहा है। आज इजलास में फैसला किया गया कि तमाम तालीमी इदारे 15 सितंबर को खुलेंगे, मगर 7 सितंबर को स्कूल खोलने से पहले सूरत हाल का आखिरी दफ़ा जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा फैसला किया गया कि मुल्क भर में रेस्टोरेंट्स और जो कैफ़ेज़ पर पाबंदियां हैं वो भी उठा ली जाएंगी और 10 अगस्त को वो मुकम्मल तौर पर खोल दिए जाएंगे। इसी तरह सयाहती मकामात और वहाँ के होटल्स 8 अगस्त से खुल जाएंगे। इसके अलावा फैसला किया गया है कि मुल्क भर में सिनेमाज, थिएटर्स, पब्लिक पार्क्स भी 10 अगस्त को खोल दिए जाएंगे। खेलों की सरगर्मियों की भी इजाज़त दे दी गई है, मगर खेल के मैदानों में तमाशाइयों के आने पर पाबंदी होगी। इसके अलावा हुकूमत ने फैसला किया है कि फ़्लाइट और ट्रेन ऑपरेशंस पर जो पाबंदियां लगाई गई थी वो ख़त्म हो गई हैं और कोरोना के हवाले से जो सफ़र के दौरान SOPs हैं उन पर 30 सितंबर तक अमल होगा। इसके अलावा तमाम सूबों के इत्तफ़ाक़ राय से हर किस्म के ट्रांसपोर्ट पर आयद पाबंदियां ख़त्म कर दी गई हैं, मगर मेट्रो बस समेत दीगर मुसाफिर गाड़ियों में खड़े होकर सफ़र करने पर पाबंदी होगी। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला ये किया गया है कि 15 सितंबर से मुल्क भर में शादी हॉल्स को खोला जा रहा है। इसके अलावा तमाम बिजनेस सेंटर्स, ब्यूटी पार्लर्स को 10 अगस्त से काम करने की इजाज़त होगी। साथ ही हुकूमत ने मज़ारों में ज़ायरीन के आने पर आयद पाबंदी भी ख़त्म कर दी है। अलबत्ता उर्स या दीगर बड़ी तकरीबात के लिए सूबाई हुकूमत से इजाज़त लेना होगी। मुल्क भर में मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर आयद पाबंदी भी ख़त्म कर दी गई है। हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि कोरोना वायरस के आने से पहले जो मार्केट्स की टाइमिंग थी अब वही टाइमिंग बहाल होंगी। हफ्ता और इतवार की भी छुट्टी की पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। ये बड़े फैसले हैं जो आज किए गए हैं और तमाम सूबों के इत्तफाक़ राय से किए गए हैं, क्योंकि सूरत हाल काबू में है मगर एहतियात ज़रूरी है। आज अहम फैसलों के ऐलान के बाद मीडिया से बात करते हुए असद उमर ने अवाम से एहतियात की अपील की। अमेरिका में, मेक्सिको में, ब्राज़ील में, यूरोप में बहुत सारे ममालिक जहां बेहतरी हो गई थी वहां दोबारा स्पाइक नजर आनी शुरू हो गई है। खतरा टला नहीं है। ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है जिसमें आप जीत गए, अब आप 7 विकेटों से मैच जीत गए, मैच खत्म हो गया। ये जारी है सिलसिला। जहां बदएहतियाती शुरू हुई, जहां या हुकूमत की हिकमत अमली जो है वो कमज़ोर पड़ गई, इंतज़ामी मेहनत जो है उसके अंदर हमें कमी नज़र आने की शुरू हुई, या सबसे ज़्यादा ताकतवर अगर अवाम के रवैयों के अंदर हमें तब्दीली नज़र आई, एक मनफी तब्दीली नज़र आई, तो ये जो बेहतरी नज़र आई है ये खुदा न खास्ता दोबारा से मनफी असर भी ले सकती है। और अगर वो सूरत हाल पैदा होती है तो फिर वही दोबारा एक सिलसिला बंदिशों का, रोज़गार के ऊपर उसके जो असरात होते हैं वो सब हम अब तो उससे गुजर चुके हैं, तो अब हमें पता है कि वो कितनी तकलीफ दह चीज़ होती है। दोबारा बीमारी से बचने के लिए और दोबारा मुआशी मसाइल से बचने के लिए, लॉकडाउन से बचने के लिए एहतियात कीजिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आज पूरा दिन नैब ज़राए से ये खबरें चलती रही कि नैब लाहौर ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज़ को तलब कर लिया है। नैब लाहौर के दफ्तर से सादा कागज़ पर इल्ज़ामात की तफसीलात भी रिपोर्टर्स के साथ शेयर की गई, मगर बाकायदा प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई। हमने नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब से पूछा कि उन्हें कोई नोटिस मिला है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला अब तक। पंजाब हुकूमत से रब्ता किया तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा। नैब लाहौर की तरफ से बस ये खबर सामने आई कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को 12 अगस्त को तलब किया गया है और ये खबर भी लीक हुई, बाकायदा तौर पर ऑफिशियली रिलीज़ नहीं की गई। और यह कहा गया कि उन पर एक होटल को गैर कानूनी तौर पर शराब का लाइसेंस जारी करने का इल्ज़ाम है। शराब का लाइसेंस जारी करना DG एक्साइज का काम है, मगर उस्मान बुज़दार ने अपना असर इस्तेमाल किया है और उन्होंने मुबैना तौर पर रिश्वत भी ली है। इसके अलावा नैब से यह खबर भी लीक हुई कि नैब ने मरियम नवाज़ को 11 अगस्त को तलब कर लिया है। उन पर रायविंड में सरकारी ज़मीन अलॉट कराने का इल्ज़ाम है। ज़राए के हवाले से यह दावा किया गया कि मरियम नवाज़ ने 2013 में 200 सरकारी ज़मीन अपने नाम पर अलॉट कराई, 200 एकड़, और आज पूरा दिन ये खबरें तमाम चैनल्स पर चलती रहीं। इसकी तस्दीक के लिए हमने नैब तर्जुमान से रब्ता किया और पूछा कि उस्मान बुज़दार और मरियम नवाज़ के हवाले से मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं, क्या आप इन खबरों की तस्दीक करेंगे? तो इस पर नैब तर्जुमान ने कोई जवाब नहीं दिया। मगर जब जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी जाहिद गिशकोरी ने तहकीकात के लिए नैब तर्जुमान से रब्ता किया और पूछा कि क्या मरियम नवाज़ और उस्मान बुज़दार को तलब किया गया है तहकीकात के लिए, तो उन्होंने तस्दीक की कि उस्मान बुज़दार और मरियम नवाज़ को तलबी के नोटिस जारी किए गए हैं, मगर कोई प्रेस रिलीज अभी तक सामने नहीं आई। सारा दिन मीडिया पर नैब ज़राए से इन दोनों अफराद के खिलाफ इल्ज़ामात चलते रहे, इस पर क़यास आराइयाँ होती रही,
मरियम नवाज को क्या अब नोटिस मौसूल हो गया है? पूछते हैं नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब से। उसके बाद पंजाब हुकूमत के हवाले से भी बात करने की कोशिश करेंगे। मरियम औरंगजेब साहबा, बहुत शुक्रिया। सारा दिन खबरें चलती रही, नैब के तर्जुमान कंफर्म कर रहे हैं कि तलब किया गया है, आप लोगों को नोटिस मिल गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, हमने भी इसको सुना है जैसे आपने सुना है टीवी के ऊपर, और नोटिस अभी तक रिसीव नहीं हुआ, केस की कोई डिटेल अभी तक रिसीव नहीं हुई, किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव नहीं हुई। और दूसरी बात, आपने अगर साद रफीक साहब की जजमेंट पढ़ी हो तो उसमें लिखा है कि नैब इस तरह की खबरें निकाल कर हद तक करने की कोशिश करता है, मलाइन करने की, मीडिया ट्रायल करने की। तो ये मुझे लगता है उसी किस्त है। तो 2 साल से यही एक तरीका है जिससे इस्तेमाल किया जा रहा है नैब की तरफ से। तो अभी तक किसी किस्म का कुछ चीज रिसीव नहीं हुई। मगर इस केस पर आपकी पार्टी का, मरियम नवाज का क्या मौकफ है कि 2013 में मरियम नवाज को एक इराजी अलॉट हुई, आहद चीमा के दौर में उनके नाम पर ट्रांसफर हुई, 200 एकड़ की ये इराजी है, इस पर मौकफ क्या है आपका? नहीं, अभी तक तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये नैब के अफसर ही शायद बता रहे हैं मीडिया को भी, और आपको भी उन्होंने बताया है कि कोई नोटिस दिया है। किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन जो है किसी केस के बारे में हमारे तक अभी तक नहीं पहुंची। अब तो आप अगर 11 अगस्त को तलब किया गया तो आपने लोगों ने फिर अपने कानूनी माहिरीन से कोई हिकमत अमली है? नैब कभी कंप्लेंट वेरिफिकेशन की स्टेज पर गिरफ्तार कर लेता है, कभी इंक्वायरी, कभी इन्वेस्टिगेशन, कभी नहीं भी करता। तो क्या कोई जमानत कबल गिरफ्तारी, कोई ऐसा मामला, कोई बात हुई है, या आप लोगों को अभी तक कुछ पता ही नहीं है इस हवाले से? अभी तक तो जी जैसे मैंने कहा शायद कि कोई नोटिस भी नहीं मिला, मीडिया के जरिए पता चला है। तो हिकमत अमली की जब हमें उस केस की तफसील मिलेगी उसके बाद हम अपना कानूनी माहिरीन है उनसे मुशावरत करके इस पर बात करें। अभी नोटिस ही नहीं मिला, अभी कुछ पता नहीं है। मीडिया पर खबरें लीक हुई, आज उस्मान बुज़दार की तलबी पर पंजाब हुकूमत भी खामोश है, हमारे बुलाने पर भी कोई वजीर नहीं आया। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने ट्विटर पर यह खबर शेयर की और कहा कि क्या पंजाब में वजीर आला पंजाब की तब्दीली का पेश खैमा है, और ये उन्होंने ट्वीट किया। ये बहस छिड़ गई है कि क्या उस्मान बुज़दार को हटाने का बहाना बनाया जा रहा है, तैयारियां की जा रही हैं। ये कयास आराइयां इस लिहाज से अहम है क्योंकि नैब पर इल्ज़ाम लगता है कि नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। खुद साबिक चीफ जस्टिस आदिल सईद खोसा कह चुके हैं कि हम इस तासुर को बहुत खतरनाक समझते हैं कि मुल्क में जारी एहतसाब सियासी इंजीनियरिंग है। फिर गुज़िश्ता माह आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि साबिक चीफ जस्टिस आदिल सईद खोसा ने अदालती साल की तकरीब में भी निशानदही की थी और बताया था कि किस तरह एहतसाब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अदालती फैसले के मुताबिक इस किस्म की जोरावरी और इंसानी वक़ार की तौहीन से नैब की सरहदों से बाहर भी रुसवाई और बदनामी हुई। उस्मान बुज़दार के हवाले से होने वाली कयास आराइयां इस लिहाज से अहम है कि इंतखाबात के बाद जब पंजाब में तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आई तो वजारत आला के लिए एक नाम अलीम खान का भी सामने आया, मगर उनका नाम सामने आते ही ये खबरें भी गर्दिश करने लगी कि उन्हें वज़ीर आला बनाना नहीं चाहते। और फिर उन्होंने खुद बताया कि उन्हें नैब के नोटिस मिलना शुरू हो गए। खुद अलीम खान ने कहा कि उन्हें इलेक्शन में कामयाबी के बाद 15 दिन में 4 दफ़ा बुलाया गया और फिर जब हुकूमत बन गई तो 4 माह हो गए, नैब ने नहीं बुलाया। इसलिए उस्मान बुज़दार को नोटिस मिलने के बाद फिर से कयास आराइयां जन्म ले रही हैं कि उन्हें क्यों बुलाया गया है, क्या उन्हें हटाने की तैयारी है, उन पर इल्ज़ाम लगाकर हटाने की तैयारी। इसी तरह तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी जुल्फी बुखारी भी 2 साल तक नैब की इंक्वायरी का सामना करते रहे। उन्होंने भी शिकायत की थी कि 7 महीने तक उनका मीडिया ट्रायल होता रहा, अगर कोई और मुल्क होता तो वो नैब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करता। जुल्फी बुखारी के खिलाफ नैब ने 15 जनवरी 2018 को इंक्वायरी शुरू की। अपोजिशन रहनुमाओं की तरह गिरफ्तार किए बगैर 2 साल बाद 16 जनवरी 2020 को उनके खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी गई और कहा गया कि जुल्फी बुखारी के खिलाफ अदम शवाहिद की बुनियाद पर इंक्वायरी बंद की गई। मगर 2 साल तक जुल्फी बुखारी नैब के इल्ज़ामात का सामना करते रहे। इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ मगर उनका नाम मीडिया पर आता रहा। उन्होंने खुद कहा कि उनका मीडिया ट्रायल किया गया। आज भी ऑफिशियली नैब की तरफ से कुछ रिलीज़ नहीं किया गया, इल्ज़ामात के हवाले से कोई बात नहीं की गई है और सारा दिन मरियम नवाज़ और उस्मान बुज़दार के हवाले से खबरें चलती रहीं। गुज़िश्ता माह सुप्रीम कोर्ट का ख्वाजा साद रफ़ीक के केस में जो फैसला सामने आया, उस फैसले में अदालत ने लिखा था कि आज के मीडिया के दौर में किसी भी मुलजिम की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ इल्ज़ामात लगाना कयास आराइयों की एक ऐसी मुहिम को जन्म देता है जिससे उसके ख़ानदान की तज़लील की जाती है, उन्हें शर्मिंदा किया जाता है और इस तरह एक शख्स के वक़ार को ख़तरे में डाल दिया जाता है। अक्सर एक शख्स तहवील में होते हुए अपनी नौकरी खो देता है और उसे अपने दिफा का मौका भी नहीं दिया जाता और इस शख्स का बारे दिफा उसके मासूम ख़ानदान के अफराद पर आ जाता है। नैब से ये शिकायत रही है कि सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर सियासतदानों का मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया में खबरें लीक की जाती हैं, बाद में इल्ज़ाम साबित होते नहीं हैं मगर मुसलसल मीडिया ट्रायल होता रहता है। मगर दूसरों का एहतसाब करने वाला नैब खुद अपना एहतसाब करने और बददियानती में मुलव्विस अपने ही अफसरान का नाम सामने लाने को तैयार नहीं है और इसकी वजह यह बताई जाती है
कि इन अफसरान की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। गुज़िश्ता साल नवंबर में नैब अफसरान से खिताब करते हुए चेयरमैन नैब ने कहा कि नैब के कुछ अफसरान पर बददियानती का इल्ज़ाम है। वो इनका नाम नहीं ले रहे क्योंकि उन्हें नैब अफसरान की इज्जत नफ्स का ख्याल है और फिलहाल उनका नाम नहीं ले रहे हैं, ना ही फौरी तौर पर कोई एक्शन ले रहे हैं। चंद शिकायत सक्खर रीजन से डिसऑनेस्टी की मौजूद हैं, जिन पे मैं पहले ख़ुद प्रोब कर रहा हूँ। अगर मैं सेटिस्फाई हुआ कि जी ठीक है ये तो केस बन रहा है, तो उसके बाद फिर उस पर मैं मुकम्मल इंक्वायरी और कानून के मुताबिक जो भी होगा वो मैं करूँगा। मैं चंद आईओज़ की बात कर रहा हूँ और मैं उनका नाम नहीं ले रहा। मैं इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा कि मुझे उनकी इज़्ज़त नफ्स भी अजीज़ है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता। उनमें किसी हद तक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का भी एलिमेंट शामिल हो चुका है। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी से मुराद ये है कि अगर आपने दाएं तरफ जाना है तो आप बाएं तरफ जा रहे हैं और रास्ता आप इस तरीके से निकालते हैं कि एक लेमैन को पता भी न चले कि आपने डिसऑनेस्टी कहाँ की है। और मैं जिन चंद आईओज़ को जिक्र कर रहा था कि मैं उनका नाम नहीं ले रहा, मतलब डिसऑनेस्टी के एलिगेशंस भी मौजूद हैं, इनएफिशिएंसी के एलिगेशन भी मौजूद हैं, लेकिन मैं उनका नाम भी नहीं ले रहा और मैं फौरी तौर पर कोई एक्शन भी नहीं ले रहा। मेरा ख्याल है कि मैं कुछ वक्त उनको और दूँ। चेयरमैन नैब के इस बयान के हवाले से हमने तर्जुमान नैब से पूछा कि इस हवाले से क्या तहकीकात हुई हैं, क्या तफसीलात हैं, तो उन्होंने मैसेज तो देख लिया मगर कोई जवाब नहीं दिया। अगर सिर्फ शिकायत है और सिर्फ इल्ज़ाम है तो तहकीकात मुकम्मल होने और ठोस शवाहिद मिलने से पहले ही नाम सामने क्यों आता है, किरदार कशी शुरू हो जाती है। ये शिकायत बिजनेस कम्युनिटी को भी है, ये शिकायत ब्यूरोक्रेसी को भी है और यही शिकायत सियासतदानों को रही है। नैब को अगर कोई शिकायत मौसूल होती है तो इब्तिदाई मरहले में ना सिर्फ नाम उछालना शुरू कर दिया जाता है बल्कि गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। यानी इल्ज़ाम साबित होता नहीं, रेफरेंस दायर होता नहीं, मगर किरदार कशी हो जाती है। मगर चेयरमैन नैब खुद अपने इदारे के साथ ये करने को तैयार नहीं है। जो रवैये उनका दूसरों के खिलाफ होते हैं वो अपने एहलकारों के खिलाफ नहीं। इसके अलावा भी नैब अफसरान के हवाले से शिकायत सामने आती रहीं, इन शिकायत को तस्लीम भी किया गया मगर क्या एक्शन हुआ ये नहीं बताया गया। गुज़िश्ता साल 6 अक्टूबर को जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में ताजिर रहनुमा ज़ुबैर ज़ुफैल ने कहा था कि कुछ फ्लावर मिल मालिकान को नैब के जूनियर अफसरान तंग कर रहे थे। उनकी चेयरमैन नैब से मुलाकात हुई तो उन्होंने ये मामला उनके सामने रखा तो चेयरमैन नैब ने मसला हल करा दिया। मेरी मुलाकात चेयरमैन साहब से 1 महीना पहले हुई थी और मैं जिन मसाइल पे गया था वो उस दिन फ्लोर इंडस्ट्रीज़ के मसले थे कि फ्लोर इंडस्ट्रीज़ को जो है छोटे छोटे मामलात में तंग किया जा रहा था। तो वो तो फ्लोर इंडस्ट्रीज़ का मसला तो चेयरमैन साहब ने उसी वक्त हल कर दिया था। हाँ, फ्लोर बहुत ही माइनर अमाउंट्स के लिए उनको सबको नैब के जो जूनियर ऑफिसर्स हैं वो तंग करते थे। तो जब मैंने ये बात उनके गोश गुजार की तो उन्होंने कहा कि मैं इसको अभी हल करता हूँ। बल्कि उन्होंने उसी वक्त ये हुक्म जारी किया कि किसी भी फ्लोर मिल को नैब ऑफिस उनके पूछे बगैर कुछ नहीं कर सकता। चेयरमैन नैब ने खुद भी बताया 3 अक्टूबर 2019 को चेयरमैन नैब ने ताजिरों से खिताब करते हुए फ्लावर मिल मालिका के इस मसले का जिक्र किया और कहा कि यह मसला उन्होंने थोड़ी ही देर में हल कर दिया था और तहकीकात भी की। पहली मरतबा ऐसा हुआ है जब ये तशरीफ़ लाए, उन्होंने कहा कि जी मुल्तान में 100 फ्लोर मिल्स ऐसी हैं जिनको नोटिस दिए गए हैं। मैंने इनसे गुजारिश की थी कि आप नैब की बिल्डिंग से बाहर नहीं निकलेंगे, उससे पहले ये आर्डर विड्रा हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ और ऐसा हुआ है और मतलब और इसकी मुकम्मल तफ्तीश और तहकीक शुरू की कि भाई ये इकट्ठा 100 फ्लोर मिल्स को ये नोटिस कैसे चला गया। क्या मुझे पता नहीं है कि अगर फ्लोर मिल्स आटे की पिसाई बंद कर दें तो लोगों पे क्या गुजरेगी। इस हवाले से भी हमने आज तर्जुमान नैब से पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नहीं पता चला कि नैब अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या नहीं। नैब की कार्रवाइयों पर सवालात उठ रहे हैं और अब सूरत हाल ये है कि इंसानी हुकूक के बैनुल-अक़वामी इदारे भी नैब के जानिबदाराना रवैये पर सवालात उठा रहे हैं। इस हवाले से ह्यूमन राइट्स वॉच की आज रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी हुक्काम को चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का फॉलो अप करें और हुकूमत पर तनकीद करने वालों को हिरासत में लेने के लिए नैब का इस्तेमाल बंद कर दें। साथ ही हुक्काम को चाहिए कि गैर कानूनी गिरफ्तारियों और बदसलूकियों के जिम्मेदार नैब ऑफिसर्स की तहकीकात करें और उन पर मुकदमा चलाएं। हमने इस रिपोर्ट पर भी तर्जुमान नैब को मौक़िफ़ के लिए आने की दावत दी तो उनका इस पर भी जवाब नहीं आया। ज़ाहिर करप्शन हो तो उसके खिलाफ तहकीकात भी होनी चाहिए और उसे मंतकी अंजाम पर भी पहुँचना चाहिए। मगर अदालतें बार बार सवाल उठा रही हैं कि सियासी इंजीनियरिंग के लिए मुकदमात बनना या नैब का इस्तेमाल होना या फिर इस तरीके से खबरें लीक करके किसी की बदनामी होना, इस सिलसिले को रुकना चाहिए। देखते हैं कि इस मामले में तहकीकात किस हद तक आगे बढ़ती है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करूँ।
फाइनली तहरीक इंसाफ की तरफ से गलती मानी गई है। 10 में से 1 नहीं, ये तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा और फ्लैगशिप मंसूबा था जिसे शहबाज शरीफ की गवर्नेंस को चैलेंज करके जिसका ऐलान किया गया था। और अब हुकूमत तस्लीम कर रही है कि BRT मंसूबे में उससे गलती हुई है। इस प्रोजेक्ट को जिसे तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपना फ्लैगशिप मंसूबा कहते नहीं थकते थे और इसकी लागत और इसके मयार को पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में नून लीग के दौर में बनने वाले मेट्रो मंसूबों से बेहतर करार देते थे, वही अब तहरीक इंसाफ के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। दिलचस्प बात यह है कि पेशावर मेट्रो का मंसूबा शुरू करने से पहले तक इमरान खान इस तरह के मंसूबों की मुखालफत करते रहे। नून लीग के लाहौर, मुल्तान और इस्लामाबाद के मेट्रो मंसूबों को जंगला बस का नाम देते रहे और उनकी लागत पर सवाल उठाते रहे कि ये इतने महंगे क्यों हैं। पहले देखिए खान साहब क्या कहते थे, फिर आपको बताएंगे कि इन सब का मवाजना कैसे होता है पेशावर मेट्रो से। क्या आपको मेट्रो की जरूरत थी या बेहतर अस्पतालों की जरूरत थी? बजाय बिजली बनाने के जंगला बस सर्विस बना दी। जो पैसा अवाम पे खर्च होना होता है वो 200 अरब की ऑरेंज ट्रेन और 150 अरब की 2 मेट्रो पे खर्च हो जाता है। पख्तूनख्वा को हमने वो सूबा बनाना है जिसमें हमने सबसे ज्यादा पैसा अपने इंसानों पे खर्च करना है, मेट्रो पे नहीं, इंसानों पे पैसा खर्च करना है। नवाज शरीफ का नया पख्तूनख्वा का मतलब कि यहाँ 50 अरब रुपए का मेट्रो का प्रोजेक्ट लग जाए, ना लोगों को तालीम मिले, ना इलाज हो उनका अस्पतालों में, ना वहाँ थानों में इंसाफ मिले, लेकिन बस एक प्रोजेक्ट बन जाए इसमें बड़ी सी कमीशन बन जाए। उनके और हमारे सोच में बड़ा फर्क है। लेकिन जिन प्रोजेक्ट्स को इमरान खान जंगला बस कहकर पुकारते रहे, कहा बिजली बनानी थी मगर मेट्रो बना दी, हम पानी से खैबर पख्तूनख्वा में बिजली पैदा करके पूरे पाकिस्तान को देंगे, मगर फिर नून लीग के दौरे हुकूमत में ही मेट्रो भी बन गई, बिजली भी पैदा हो गई और फिर पानी से बिजली पैदा करने का वादा तो खैबर पख्तूनख्वा में पूरा नहीं हुआ, मगर सूबाई हुकूमत ने अक्टूबर 2017 में पंजाब हुकूमत के प्रोजेक्ट्स की पैरवी करते हुए पेशावर में मेट्रो प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। और जब मंसूबा शुरू हुआ तो इमरान खान ने अपने गुज़िश्ता मौक़िफ़ के बरक्स इसका दिफा करना शुरू कर दिया और इस मंसूबे से मुतालिक तमाम दावे वक्त के साथ साथ गलत साबित हुए। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने पहले ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पेशावर मेट्रो मंसूबा 6 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा, बाद में कहा उसे 8 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब 34 महीने हो चुके हैं मगर प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सका। शुरू में दावा भी किया गया कि पेशावर मेट्रो बस मंसूबे पर 14 अरब रुपए खर्च होंगे, मगर जब मंसूबे की फिजिबिलिटी पर काम किया गया तो अंदाज़ा हुआ कि 14 अरब रुपए में मंसूबे की तकमील मुकम्मल नहीं हो सकती, मुमकिन नहीं है। मंसूबे पर कम अज़ कम 40 अरब रुपए खर्च होंगे जो कि अब बढ़कर तकरीबन 100 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। हालांकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर जो 2014 को मैं एक ट्वीट में 8 अरब रुपए की लागत से इस्लामाबाद में मेट्रो बस चलाने का दावा कर चुके थे, मगर उन्होंने भी बाद में पेशावर मेट्रो मंसूबे का दिफा तो किया, लेकिन उसके साथ ये भी कहा कि इसकी लागत कम की जा सकती है। लेकिन इस मंसूबे की लागत और तकमील की मुद्दत कम होने के बजाय बढ़ती रही। मंसूबा मुकम्मल करने के लिए पहले अप्रैल फिर मई 2018 की तारीख दी गई, लेकिन मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। फिर 2018 के अख्तिताम की तारीख दी गई, फिर मार्च 2019 की तारीख दी गई, पर हर हाल में 2019 में शुरू करने का दावा किया गया और अब 2020 के भी 8 माह गुजर चुके हैं। ये भी कहा गया कि मंसूबे के अखराजात सूबाई हुकूमत खुद उठाएगी, कर्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा भी लिया। फिर ये कहा गया कि हमने बजाय इसके कि अपने ख़जानों पर बोझ पड़ता, एशियन डेवलपमेंट बैंक के से प्रोजेक्ट हम करा रहे हैं, मगर फिर रुपया गिरता गया जिसकी वजह से बोझ बढ़ता गया। इस हवाले से हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से अप्रैल 2019 में पेशावर मेट्रो बस की लागत से मुतालिक सवाल किया था कि तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मंसूबे की लागत में इजाफे से मुतालिक क्या मौक़िफ़ है। हमने उनसे पूछा जो उस वक्त 68 अरब रुपये पर खड़ा था, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जवाब दिया कि मई 2017 में जब इस मंसूबे के PC1 की मंजूरी दी गई तो इसकी लागत $587 मिलियन यानी 61 अरब रुपए थी और उस वक्त डॉलर की कीमत 104 रुपये 83 पैसे थी, जो मंसूबे के हतमी लागत 68 अरब रुपए के करीब है। दिलचस्प बात यह है कि अब डॉलर 168 रुपए का है और इस लिहाज से एशियन डेवलपमेंट बैंक की लागत को देखा जाए तो प्रोजेक्ट की लागत 98 अरब रुपए को भी तजावुज़ कर गई है और सूबाई हुकूमत के अखराजात भी मिला लें तो 105 अरब रुपए से ऊपर का ये प्रोजेक्ट पड़ेगा। वैसे तो जाहिर है करेंसी की डेप्रिसिएशन को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ वही लागत डालनी चाहिए, मगर चाहे माजी के कोई भी प्रोजेक्ट हो, माजी के कोई भी कर्जे हों, तहरीक इंसाफ उन्हें हालिया रेट से कैलकुलेट कर कर ये कहती रही है कि इतना कर्जा मुल्क के ऊपर चढ़ा दिया गया, तो उस हिसाब से 100 अरब रुपए से ऊपर का ये प्रोजेक्ट बन गया है। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान मेट्रो के तीनों मंसूबों का भी अगर हम मिला लें तो भी तकरीबन 103 अरब रुपए बनता है और ये उससे भी तीनों प्रोजेक्ट को मिला के भी उससे भी महंगी मेट्रो बनने जा रही है। जब डॉलर के रुपए के मुकाबले में बढ़ रहा था, रुपया गिर रहा था,
तो इस बात का भी दिफा किया गया और तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया कि इसका भी फायदा हो रहा है मेट्रो बस में। ये जो बाहर से लोग बैठ कर के जी बहुत बड़ी कीमत बढ़ गई है, 3 अरब बढ़ गए हैं, और मेरे इस बात पे आपके चैनल ने भी और कुछ 1-2 चैनल और ने भी कहा, मैं जो हमारे चैनल ने भी कहा, तो जो जियो ने चलाया वो तो मुझे समझ में आया, जो आपने कहा मुझे भी नहीं समझ में आया कि करेंसी गिरने से आपने लोन लिया एशियन डेवलपमेंट बैंक से, आपका फायदा हो गया प्रोजेक्ट में, कैसे फायदा हो गया रुपया गिरने से डॉलर के अगेंस्ट? देखिए मैं ये बिल्कुल कुछ लोगों ने इसको मजाक बनाया, लेकिन मैं आपको सच संजीदा बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें डॉलरों में पेमेंट होनी है और हमारे डॉलर के साथ वो है, हमारे रुपयों के साथ नहीं है। जब डॉलर 100 रुपए के तो हमारा वही एग्रीमेंट है कि इतने डॉलर हमें मिल रहे हैं। जब आपको डॉलर मिल रहे हैं उसी तरह, तो आप जो रुपए में कन्वर्ट करते हैं, तो आपका पहले 100 रुपए डॉलर था ना, अब आप जाके 150 पे पहुंचे, तो क्या फायदा नहीं हो रहा है? अच्छा, और जब ये क्योंकि कर्ज है, जब ये डॉलर आप वापस करेंगे तकरीबन 500 मिलियन डॉलर, तो आप इसको रुपए से वापस डॉलर में कन्वर्ट करेंगे जो कि 155 रुपए पर ही होगा, तो फायदा कैसे होगा? डॉलर में वापस नहीं करना है, अपने रुपए में वापस करना है एशियन डेवलपमेंट बैंक को। देखिए वापस तो अब ये बात की बात है ना, वापस तो हो सकता है जब ये वापसी का टाइम है उस वक्त डॉलर 75 रुपए का हो, ये भी तो हो सकता है ना। जरूरी तो नहीं है कि सारी जिंदगी जो है ना 150 पे रहेगा। तो फिर उस हिसाब से आपने जो शुरू के कुछ डॉलर्स लिए इनसे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो तो 100 रुपए पर लिए। 2017 में ये मंसूबा शुरू किया था और अब 155 रुपए का है, तो आपको तो वापस तकरीबन 500 मिलियन डॉलर के हिसाब से 85 अरब रुपए वापस करने, तो आपका नुकसान ही हुआ, फायदा कैसे हुआ? देखिए इंशाल्लाह, देखिए अभी तो देखें शाहज़ाद साहब, अभी तो बीआरटी बन रही है ना, मैं बनने की बात कर रहा हूँ। देखिए जब वापसी की बात होगी उस वक्त की बात देखा जाएगा ना कि उस वक्त डॉलर की कीमत क्या होगी, क्या अब ये तो कोई नहीं कह सकता है ना। उसके बाद रुपया मजीद 13 रुपए गिर गया, अब 168 रुपए का है। वफाकी हुकूमत ने गलती तस्लीम कर ली है। वफाकी हुकूमत के वजीर इत्तला शिबली फराज साहब ने। अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्या सोच रही है, तैमूर सलीम खान झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले पेशावर बीआरटी के हकाइक हमने आपके सामने रखे। तैमूर सलीम खान झगड़ा साहब, आप वजीर खजाना हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हमारे साथ मौजूद हैं। झगड़ा साहब बहुत शुक्रिया। झगड़ा साहब, वफाकी हुकूमत ने पेशावर बीआरटी के हवाले से गलती मान ली है। 2018 से पहले आप नहीं थे हुकूमत का हिस्सा, अब हैं। आप बाकायदा तौर पर एक प्रोफेशनल हैं, फाइनेंस को समझते हैं। खुद बतौर वजीर खजाना आप कैसे देखते हैं कि वाकई एक गलती हुई इस प्रोजेक्ट की डेडलाइंस देने में, इस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन में, इस प्रोजेक्ट को जिस तरीके से अभी 100 अरब रुपए से तजावुज कर गया? शाहजेब, आई थिंक पहले तो जो शिबली साहब ने कहा, आई थिंक उन्होंने ठीक कहा। जस्ट टू क्लैरिफाई, मेरा नहीं ख्याल उनका ये मतलब था कि ये प्रोजेक्ट करना गलती थी। उन्होंने ये कहा और ये ह्यूमिलिटी में कहना चाहिए कि प्रोजेक्ट में गलतियां हुई है, और यही बात चीफ मिनिस्टर साहब ने कही है, यही बात जो है वो मैंने कही है। ऑब्वियसली कभी कभी आप पॉलिटिकली जो है वो लोग हर चीज को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। दुनिया में कोई गवर्नमेंट ऐसे नहीं है जिससे गलतियां जो है वो नहीं। देखिए जो इशू शायद सबसे बड़ा इसमें हुआ वो ये कि परहैप्स इवन फॉर द राइट रीजंस, लेकिन जो 6 महीने का एक डेडलाइन दिया गया, उसकी वजह से बहुत से प्रेशर्स प्रोजेक्ट्स पे आ जाते हैं। उस डेडलाइन को मीट करने के लिए कोशिश, उसको फिर डिफेंड करने के लिए कोशिश, दैट एक्सपोजेस यू टू अ लॉट ऑफ इश्यूज। पहली चीज तो ये। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट की ओवरऑल वायबिलिटी को देखें, और ये मैं एज अ प्रोफेशनल कहता हूँ, कोई ये नहीं कह सकता कि एक मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट पेशावर जैसे सिटी डिस्ट्रिक्ट में जिसकी तकरीबन 50 लाख आबादी हो, उसकी जरूरत नहीं हो। नहीं, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि कोई ये नहीं कह सकता, मगर इमरान खान कहते थे कि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हम पेशावर में नहीं बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जिन्होंने बनाया उनके प्रोजेक्ट्स को जंगला बस कहा करते थे, कोई और नहीं कहता, वो कहा करते थे। अब आप समझते हैं कि अब ये जब बना तो ज़ाहिर एक और मयार जो तहरीक इंसाफ ने सेट किया कि रुपया गिरता जाता है तो कहते हैं कि जी देखिए कितना कर्ज चढ़ा दिया, कितना महंगा हो गया। उस हिसाब से आपका प्रोजेक्ट, अब ओपोजिशन कह रही है कि 100 अरब रुपए से तजावुज कर गया है, जो कि बाकी 3 प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने बनाए थे उनके बराबर नहीं है। तो सब्सिडाइज नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये भी दावा किया गया था हम सब्सिडी नहीं देंगे। जी शाहजेब, आई एम सॉरी, मुझे वो आपकी पहली ही कॉन्वर्सेशन याद आ गई जो वो रेट्स पे थी, एसी पे। देखिए टू आवर नॉलेज तकरीबन ये 70 अरब का प्रोजेक्ट पड़ेगा, इंक्लूडिंग एट दीज एक्सचेंज रेट्स। अब जो पैसे आपको रिटर्न करने पड़ते हैं, ऑब्वियसली वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी पे डिपेंड करता है, लेकिन जो लोन की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, दे आर नॉट एन इशू, नंबर 1। नंबर 2, बीआरटी को सिर्फ छोड़े, मैं खुद जो है प्रोविंशियल बजट में कहता गया हूँ
the province has acted very responsibly, not just in the last 5 years, but in general. हमारी जो डेट रीपेमेंट प्रोफाइल है, हमारे बजट का सिर्फ 2% हिस्सा 10 अरब रुपए 2% से भी कम डेट रीपेमेंट में जाता है, और हमने अगले 40 साल की प्रोफाइलिंग की है, और उसमें कंटिन्यूसली ये कोई 2 या 3% से ज्यादा नहीं जाता, बिकॉज हमारी रेवेन्यूज भी जिस स्पीड से साथ में बढ़ती है, तो डेट की रिपेमेंट इशू नहीं है। अच्छा, ये मैं इस पर आता हूँ कि सब्सिडी के बगैर कैसे इशू नहीं होगा, और ज़ाहिर है $587 मिलियन है, 168 से भी मल्टीप्लाई करें तो नंबर बहुत आगे आ रहा है, तकरीबन 98 अरब रुपए का अमाउंट आ रहा है। बट ये शुरू कब तक हो जाएगा, ताकि कम से कम अब पता चल सके कि जी ये शुरू हो जाएगा, आवाम को इसका फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा? जी, पहली चीज़ शाहज़ेब, वो एक गलती जिससे हमने सीखा और मैंने बहुत कोशिश की है कि वो डेडलाइन देने का कल्चर जो है वो ना करें, बट बेसिकली दिस इज ऑलमोस्ट रेडी टू स्टार्ट। इस पे एक्सटेंसिव प्री कमिश्निंग की टेस्टिंग हो रही है, एंड इंशाल्लाह इट शुड बी अ मैटर ऑफ वीक्स, वेदर इट विल बी सम टाइम इन अगस्त, वेदर इट विल बी सम टाइम इन सितंबर, इंशाल्लाह आई एक्सपेक्ट के विद इन वीक्स जो है हम इसको इनॉग्रेट और एक्चुअली पब्लिक के लिए शुरू कर सकेंगे। अच्छा, और डेडलाइन के नहीं मीट हुई, फिर सस्ता बनाने का कहा गया था, वो भी नहीं हुआ। एक और बात की गई थी कि ये मुनाफे में चलेगा, सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी, और हमने कहा था परवेज खटक साहब से कि सब्सिडी आपको देनी पड़ेगी। दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी दी जाती है, बट जाहिर है पंजाब के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर क्रिटिसिज्म करते हुए दावे किए गए थे। आपको लगता है कि नहीं देनी पड़ेगी सब्सिडी या देनी पड़ेगी, आप जो खुद बतौर फाइनेंस मिनिस्टर सिचुएशन को देख रहे हैं? देखिए, मैं तो आपको यही कह दिया कि अगर कुछ दावे परवेज खटक साहब को कहा गया होगा, आपको पता है कि हमारे मुल्क में कभी कभी जो नीचे से जो एडवाइस आती है, हमारे पास कुछ कैपेसिटी गैप टेक्निकल प्रोफेशनल्स की मुख्तलिफ शोबों में होती है। बहुत सी ऐसे सीनियर पोजीशंस होती हैं जहाँ पे हम एडवर्टाइज करते हैं, री एडवर्टाइज करते हैं, हमें वो लोग नहीं मिलते। आई वॉजंट देयर, आई कांट से कि परवेज खटक साहब को क्या कहा गया था। हमने इसकी प्राइसिंग देखी है, सिनारियोज देखी है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। अगर उसको आप उन पोटेंशियल गलतियों में डालना चाहें जिसको शिबली फराज साहब ने माना है, तो वहां पे डाल दें। लेकिन आई थिंक द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आई थिंक इट इज अ प्रोजेक्ट जिसमें अगर आप अगर कोई ऑपरेशनल सब्सिडी भी हो माइनर सी, और उसके साथ अगर आप जो इसका इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट है वो देखें, उसमें एक चीज जरूरी है कि इसको ऑपरेशनली अच्छे तरीके से चलाया जाए, एंड दैट शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हो सकता है कि चलने के बाद भी 2-3 महीने इसमें कोई माइनर इश्यूज हो, लेकिन जब ये स्टेडी स्टेट में जाए, अगर ये पेशावर के ट्रैफिक फ्लो को बेहतर करे, मोबिलिटी बेहतर करे, और उसके बाद चाहे वो एट जीरो सब्सिडी चले या उसमें कोई माइनर इन्फ्यूजन ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट गवर्नमेंट को करनी पड़े, आपको और मैं कम से कम उसको उस बेसिस पे जो है वो जज करूंगा। और फाइनल तभी पता चलेगा जब सारी जो इकोनॉमी, जो उसकी रिटेल स्पेस, जो बाकी फीडर रूट्स चली जाएंगी, वील नो कि उसके बाद एग्जैक्टली क्या है ना, हमने ट्रांसपेरेंटली पूरे मुल्क को ये बताना है। बहुत शुक्रिया था। मुस्लिम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। परवेज खटक ने कहा था टिकट भी सस्ता होगा, सब्सिडी भी नहीं देंगे, क्योंकि जो प्लाजाज बनाए, पार्किंग स्पेस बनाए, उससे पैसे कमाएंगे। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं। भारतीय शहर मुंबई में बारिशों के जिस सिस्टम ने तबाही मचाई, 24 घंटे में 330 मिलीमीटर बारिश हुई और बारिशों का 46 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब वही सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल हो गया है। कराची समेत दीगर इलाकों में ये दाखिल होगा। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। कराची में बारिश का यह सिलसिला 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। पेशगोई की गई है कि इन 3 दिनों में 100 से 130 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। सैलाबी सूरत हाल का खतरा है। अब तक सबसे ज्यादा बारिश फैसल बेस में 56 मिलीमीटर, इसके अलावा सदर के इलाके में 47 मिलीमीटर, गुलिस्तान जौहर में 38 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई है। मुर्जा वहाब मुशीर वजीर आला सिंध हमारे साथ मौजूद है। मुर्जा वहाब साहब बहुत शुक्रिया। दोस्तों, दायरे नाले एनडीएमए ने साफ किए, इसके अलावा आप लोगों ने टीम भी बनाई है। आप खुद अब से कुछ देर पहले तक सड़कों पर थे। अब तक क्या सूरत हाल कंट्रोल में है बारिश जो हुई है? शाज़ेब, मैं समझता हूँ अभी तक की जो सिचुएशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। कुछ एरियाज में बड़ी सिवियर मैं समझता हूँ बारिश हुई है, जिसके अंदर शारे फैसल में अगर आप
फैसल बेस वाले एरिया को देखें, अगर आप डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर सादी टाउन के एरिया को देखें, अगर आप डिस्ट्रिक्ट साउथ में जो सदर टाउन का एरिया है, क्लिफ्टन डिफेंस और चुंदरीगढ़ रोड वगैरह देखें, यहाँ पर बड़ी मूसलाधार बारिश हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सड़कों पर मौजूद थे, कहीं पर पानी उस तरीके से चोक होता हुआ नजर नहीं आया। जहां जहां पानी खड़ा हुआ था वहां पर अमला मौजूद था और फौरी तौर पर पानी को की निकासी को यकीनी बनाया जा रहा था। तो अभी तक की अगर सिचुएशन देखें तो सिचुएशन अलार्मिंग नहीं है। अब देखें आगे आगे होता है क्या। वी आर प्रिपेयर्ड, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। अब देखें वैसे मगर आप मेट ऑफिस के साथ भी राब्ते में हैं। 330 मिलीमीटर बारिश हुई है मुंबई में, बहुत बुरा हाल हुआ है, सैलाबी सूरत हाल है शहर में। कराची में कब कितनी हो सकती है, क्या इस वक्त होने जा रहा है, क्योंकि वक्फे वक्फे से और बहुत तेज बारिश हो रही है, तो आप राब्ते में हैं ताकि तैयारी मुकम्मल रहे और लोगों को परेशानी कम हो। शाजिब, आज जिस तरह की बारिश का स्पेल हुआ है वो लकीली जो अच्छी चीज थी कि कांस्टेंट बारिश नहीं हुई। अगर बारिश होती है और बारिश के बाद ब्रेक आता है तो ब्रेक में आपको टाइम मिलता है कि आप पानी की निकासी को आसानी से कर सके। लेकिन अगर नॉन स्टॉप बारिश होती है तो अमले के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो आज की सिचुएशन को अगर आप देखते हैं तो ऑन एन एवरेज मैक्सिमम कराची में तकरीबन कोई 40 से 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और अगले 3 रोज की जो फोरकास्ट है वो ऑन एन एवरेज कोई 60 से 65 मिलीमीटर बारिश की बात कर रही है। तो आज के एक्सपीरियंस से जो हमने देखा है वो ये है कि मैक्सिमम जगहों पे जहां पे रुकावटें थी उन रुकावटों को दूर किया गया था। जहां पर नाले चौक थे उन नालों को क्लियर किया गया था। मैं बहुत सारे नालों पर आज सदर के एरिया में गया, गार्डन के एरिया में गया, मुस्लिम जिमखाना के एरिया में गया, जो माजी में बड़े सिवियर चोकिंग पॉइंट्स थे। लेकिन आपने देखा कि वहां पर काम किया गया, नालों को क्लियर किया गया, बहुत सारी जगहों से बोरियां निकाली गई हैं, कंक्रीट स्लैब्स निकाले गए। तो आज सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर थी। अगर इसी ब्रेक के साथ बारिश हुई तो आई एम होपफुल शाजिब कि इंशाल्लाह सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहेगी। लेकिन मैं कोई चीज़ विद फर्मनेस नहीं कह सकता। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ आपको कि जहां कहीं भी ज़रूरत होगी सिंध हुकूमत के अमले की, वो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट पुट इन करेगा ताकि शहरियों के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर किया जा सके। उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।